हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज 30वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे सिविक्स का, जो आपके जीआईसी का परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, कौन सी सामाजिक विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? तो ये फेबियन समाजवाद ये मानता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। फेबियनवादी समाजवाद का आर्थिक आधार जो है उनका मूल्य सिद्धांत था, और यह लोग जो है कार्ल मार्क्स के मूल्य के श्रम सिद्धांत से असहमत थे, और इनका विश्वास था कि वस्तुओं का मूल्य जो है समाजकृत है, न कि जो है श्रमिककृत। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रतिपादन किया तो ये जीडी कोल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। जीडीएच कोल के अनुसार जो है पूर्णतः वास्तविक व प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व व्यावसायिक प्रतिनिधित्व है, और इसका यह अभिप्राय है कि समाज में उतने पृथक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के समूह होने चाहिए जितने प्रचलित विशिष्ट कार्यों के समूह होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है? तो ये लेनिन ने माना है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेनिन की एक बुक थी इम्पीरियल द हाईएस्ट एज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, इम्पीरियल द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये 1916 में आई थी ये बुक, और इसके अंतर्गत इसने यह प्रतिपादित किया कि पूंजीवाद की विस्तारवादी नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साम्राज्यवादी का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, आधुनिक समय में राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों में उद्देश्य संबंधी अंतर करना मुश्किल है, और उनमें मुख्य के अंदर निर्वाचन में भाग लेने के संबंध में है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की क्रिया के संबंध में निम्न में से किसने अल्पतंत्र लॉ सिद्धांत की बात कही? तो ये मिसेल्स ने कहा था। डी ऑप्शन सही होगा। जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिसेल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, और उसमें उन्होंने गुटतंत्र के लॉ नियम का जो है निरूपण करते हुए यह विचार दिया था कि राजनीतिक दल के सारे निर्णय करने की शक्ति अंततः एक गुटतंत्र के हाथों में आ जाती है, परंतु आधुनिक राजनीतिक दल अपने गुटतंत्रीय चरित्र को छिपा करके जो है अपने आप को लोकतंत्रीय छद्मवेश में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? किसे दबाव समूह माना जा सकता है? तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को जो है दबाव समूह माना जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारत सेवक समाज सामाजिक संगठन है, और प्रत्यक्ष रूप से यह अपने समर्थकों के लिए जो है कोई राजनीतिक मांग नहीं प्रस्तुत करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आनुवंशिक संगठन है, और भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस जो है आमंड राजनैतिक चिंतक द्वारा जो है वर्गीकृत समुदायात्मक हित समूह का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो है इसको आमंड पावल जो थे उन्होंने इसको जो है दबाव समूह के रूप में इसको जाना था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो जेपी जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र का प्रतिपादन एम.एन. राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, किंतु दलविहीन प्रजातंत्र के सिद्धांत का व्यवस्थित निष्पेषण जो है ये दलविहीन, ठीक है, दलविहीन कर दिए थे, और एम.एन. राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण ये सभी जो है इससे संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जयप्रकाश नारायण है ऑप्शन में, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं? तो प्रदत्त विधि व्यवस्थापन में जो है इसमें राजनीतिक दल जो है भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा।
प्रदत्त विधि व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसमें विधानमंडल शासन की किसी अन्य शाखा को विशेषतः कार्यकारी और प्रशासनिक सत्ताधारियों को ऐसे नियम और विनियम बनाने का अधिकार देता है जो कानूनी रूप से मान्य हो। ठीक है। और राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ने के साथ साथ जो है व्यवस्थापिका के सदस्य बनकर विधि निर्माण तथा कार्यपालिका के सदस्य बनकर जो है शासन में भाग लेते हैं, जबकि जो प्रदत्त विधि व्यवस्थापन मुख्य रूप से जो है नौकरशाही का काम करते हैं, जो राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीतिक दल जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट सी बोन ने बताया था कि दबाव समूह जो है राजनीतिक क्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों का संयोजन है जो शासन क्रिया पर बिना औपचारिक नियंत्रण प्राप्त किए समाज में मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण में जो है अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता के मुद्दे बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक शासन का अर्थ है। तो संवैधानिक शासन का क्या अर्थ होता है? तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन करना सही है, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतांत्रिक सरकार, तो ये सभी संवैधानिक शासन का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघवाद बल देता है, किस पे बल देता है? तो राष्ट्र की एकता पर। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनेक जातियों, भाषा भाषियों तथा महान जनसंख्या वाले विशाल भारत देश की संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है केवल संघीय व्यवस्था ही एकमात्र प्रणाली थी। संविधान निर्माता जो है अनेकता में एकता की अवधारणा को जो है अस्थायी मूर्त रूप देना चाहते थे। वास्तव में वह एकता को अनवसरता प्रदान करना चाहते थे। इसलिए देश में जो है हितों को प्रभावित करने वाले अनेक विषयों में जो है उन्होंने राज्यों की अपेक्षा संघ की शक्ति को सर्वोपरि रखा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, संघात्मक राज्य के केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? तो संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संघात्मक राज्य में जो है संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख होता है। केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन के लिए जो है संविधान संशोधन ही एकमात्र उपाय माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिन सिद्धांतों के आधार पर परिचालित होती है वह है। तो शक्तियों का पृथक्करण है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है शक्तियों का पृथक्करण है। शक्तियों का विलयीकरण या तो कहा जाए पृथक्करण जो है सर्वाधिकारवादी शासन की विशेषता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व जो है ये होता है संसदात्मक शासन की व्यवस्था। और संघात्मक व्यवस्था में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के बारे में आप लोग जान गए। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और न ही उसकी कार्यवाहियों में ये भाग लेते हैं। कार्यपालिका के सदस्य न विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं और न ही जो है विधेयकों को के पारित होने में जो है हाथ बटा सकते हैं। इसी तरह विधानमंडल के सदस्यों को जो है राष्ट्रपति प्रशासकीय विभागाध्यक्षों के पदों पर जो है नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, उसके पास देखने को आंखें हैं और सुनने के लिए कान हैं किंतु बोलने के लिए जिह्वा या वाणी नहीं है, यह कथन किस पर लागू होता है? तो कॉमन सभा के अध्यक्ष स्पीकर। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कॉमन सभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है उसके लिए ये रूल लागू होता है। ब्रिटेन में यह परंपरा बन गई है कि स्पीकर निष्पक्ष होता है। पदारूढ़ होने पर वह अपने दल से जो है पूर्णतया संबंध विच्छेद कर लेता है और अपना कार्य जो है बिना किसी दलीय भेदभाव के करता है। उसके निर्दलीय होने पर इतना बल दिया है कि अपने चुनाव प्रचार तक में भी वह जो है कोई भाग नहीं लेता है। अपनी निर्दलीयता तथा निष्पक्षता को सुरक्षित रखने हेतु तो स्पीकर जो है वाद विवादों में कोई भाग नहीं लेता है। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि बोलने के लिए स्पीकर के पास जिह्वा नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेद्यम तत्व है? तो ये कार्यपालिका विधायिका का विलयन। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका का जो है ये विलयन। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संसदीय प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधानसभा के सदस्यों से चुनी जाती है तथा यह उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। अतः संसदीय प्रणाली में जो है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की निरंतर संपर्कता आधारभूत लक्षण है। कार्टर ने कहा था कि संसदीय प्रणाली जो है सरकार के कार्यपालिका व व्यवस्थापिका अंगों के अंतः शासन पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50वां नंबर प्रश्न है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन आने के बाद जो है केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा जो है 24 अगस्त 1946 को की गई थी और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया तथा कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया एवं माउंटबेटन योजना ये जो थी ये आया था 1947 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो 1946 का कैबिनेट मिशन था इसके आने के बाद जो है केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो ये 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था उसके तहत बनाया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 1773 तक जो है बंगाल, बम्बई व मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ जो है अलग व स्वतंत्र थीं। अधिनियम द्वारा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी को जो है बम्बई व मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर संप्रभु बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर को जो है तीनों प्रेसिडेंटियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें क्या हुआ है आप लोग जानते होंगे 18 भाषाओं। ठीक है, अब वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। ठीक है, जो 92वां संविधान संशोधन था उस अधिनियम के द्वारा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, 92 संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या ये 22 हो गई है वर्तमान में। अगर पहले का पूछेगा जो है पहले कितने था, जब संविधान बना था तो उसमें जो है 18 भाषाएं थी और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है 4 भाषा का जोड़ करके इसकी संख्या कितनी हो गई है? तो 22 हो गई है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को सत्ता सौंपना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का आयोग जो है 23 मार्च 1946 को दो उद्देश्यों से भारत आया। भारतीय संविधान के आधार समझौते को तैयार करना व सत्ता हस्तांतरण हेतु जो है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, कब? 1946 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा अंतरिम अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वें संविधान द्वारा जो है आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दों का जो है प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो ये कब लागू किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1909 के मिंटो मार्ले अधिनियम के अंतर्गत जो है पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था, जिसमें विभिन्न समुदायों, जातियों, वर्गों व हितों को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया। जिला परिषदों, तालुका बोर्डों व नगर पालिकाओं को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था और जिन्हें जो है सामान्य निर्वाचक कहा जाता था
और प्रांतीय विधान परिषदों के मामले में जो है विश्वविद्यालय, सीनेट व चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। मुसलमान सदस्य जो है केवल मुसलमान मतदाताओं द्वारा चुने जा सकते थे और इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन भारत के विषय में नहीं है? भारत के विषय में नहीं है तो ये है परिसंघ। ठीक है, यहाँ पे भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान में संघात्मक के तत्व विद्यमान है, इसलिए इसे संघ राज्य कहा जा सकता है, किंतु एकात्मकता की ओर जो है झुकाव होने के कारण कई परिस्थितियों में यह एकात्मक राज्य की तरह प्रतीत होता है। केसी हीर साहब ने कहा था कि अर्धसंघ की संज्ञा दी गई थी इसको। ठीक है, केसी हीर के द्वारा जो है भारत के विषय में इसको अर्धसंघात्मक कहा गया था ना, और राज्यों को कुछ हद तक स्वायत्तता जरूर है, किंतु जो है पूर्व सोवियत संघ के परिसंघ की तरह जो है राज्यों को वैदेशिक क्षेत्र में स्वायत्तता नहीं प्रदान है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है अनुच्छेद 226 के अधीन जो है आवेदन लेकर के जो है उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कार्रवाई जो है अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो है उसके तहत जो है ये संपादित की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रहे ये महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।